हवाई बातें हैं। कुल मिलाकर चांद की हकीकत जानने का वक्त आ गया है। चंद्रमा पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम क्या करेगा? चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान कौन सी रिसर्च करने वाला है? चंद्रमा पर उतरने के बाद सिर्फ 14 दिन के लिए ही क्यों स्टडी हो रही है? क्या चंद्रमा पर बर्फ की जमी हुई झीलें खोजी जाएंगी? क्या चंद्रमा पर बहुत ज्यादा कीमती धातुएं खोजी जाएंगी? चांद के साउथ पोल पर कौन सी बड़ी खोज होने वाली है? पूरी दुनिया से इन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। भले ही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ही इस वक्त का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा रहा हो, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की असली परीक्षा इसके बाद शुरू होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन का टारगेट सिर्फ मून पर लैंड कर जाना नहीं है, बल्कि इसरो के वैज्ञानिक इस लैंडिंग के बाद के क्षणों का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से अब यह देखिए कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर क्या करने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम 6:04 पर यह लैंडिंग होगी और इसके बाद लैंडर विक्रम के सारे इंजन बंद कर दिए जाएंगे। अगले 4 घंटे तक लैंडर विक्रम बंद रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर धूल के बहुत बारीक कण हैं। विक्रम की लैंडिंग की वजह से चंद्रमा की सतह से यह धूल उड़ेगी और फैलेगी। ऐसे में इस धूल की वजह से लैंडर या रोवर के कैमरे खराब हो सकते हैं, इसलिए धूल के सेटल डाउन होने का इंतजार किया जाएगा। देखिए, जैसे ही ये टच डाउन की स्थिति आ रही है उसी समय जो है इंजन को एकदम बंद हो जाना है, क्योंकि अगर इंजन चालू रहेगा तो वो जो धूल को उड़ाया जा रहा है और चंद्रमा की सतह की जो वहाँ की जो धूल है, जिसको कि हम रेगुलेथ बोलते हैं, बहुत फाइन टेल्कम पाउडर के जैसे है। और आपको याद होगा कि नील आर्मस्ट्रांग के जो उनके पद चिन्ह जो हैं वो किस तरीके से थे, वो मतलब वैसे के वैसे ही काफ़ी समय तक रहे। बीच में अगर कभी कोई वहाँ पर कोई एस्ट्रॉयड गिरा या छोटा उल्का गिरा, हम नहीं जानते, लेकिन जो है वो उससे ये पता चला कि ये डस्ट कितनी फाइन है। एक तो डस्ट नहीं उड़ेगी, ज़्यादा नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसी समय जैसे इंजन बंद हो जाएगा। जो कुछ भी है इस बीच में उड़ी है वो काफ़ी तेज़ी से जो है चंद्रमा की ज़मीन पर गिरती है। एक बार जब धूल सेटल डाउन हो जाएगी तो फिर असली प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडिंग के बाद क्या होगा, अब इसे समझिए। जैसे ही लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरेगा, लैंडर का एक पैनल निकलेगा और एक रैंप बनेगा, जिसके बाद 6 पहियों का एक रोवर बाहर निकलेगा, जिसका नाम होगा प्रज्ञान। वो लैंडर के आसपास 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमेगा और अपने नेविगेशन कैमरों से स्कैन करेगा। रोवर के अंदर पहले से ही चंद्रमा की सतह का डेटा लेने के लिए उपकरण फिट किए गए हैं, जो चंद्रमा के वातावरण और बनावट का डेटा लेगा और सीधे लैंडर को भेजेगा। लैंडर उस डेटा को पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। वापस इसरो से जो सिग्नल होंगे वो प्रज्ञान को मिलेंगे और वो अपना काम शुरू करेगा। प्रज्ञान के पहियों से चांद की सतह पर अशोक चिन्ह और इसरो का लोगो छपेगा। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के ऊपर छोटे पत्थरों पर चढ़ भी सकता है। वो लैंडर के आसपास मैक्सिमम 500 मीटर के दायरे में रहेगा। पूरी रिसर्च करने में लैंडर और रोवर को पृथ्वी के हिसाब से 2 हफ्ते का समय लगेगा, जबकि चांद के हिसाब से 1 दिन, क्योंकि चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यह लैंडिंग चंद्रमा के उस हिस्से में हो रही है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसे मून का डार्क साइड कहते हैं। यह चंद्रमा का वो इलाका है जहां पानी, बर्फ और कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास 4 वैज्ञानिक उपकरण हैं जो अलग अलग काम करेंगे, जिनमें से पहला उपकरण चंद्रमा के भूकंपों की स्टडी करेगा, जबकि दूसरा उपकरण यह स्टडी करेगा कि चंद्रमा की सतह गर्मी को कैसे गुजरने देती है। तीसरा चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा और चौथे उपकरण की मदद से वैज्ञानिक चांद और पृथ्वी की दूरी को एक्यूरेसी से नाप सकेंगे। जो एक्सपेरिमेंट्स प्रज्ञान करेंगे, इसके पास 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है। दोनों इसको बोलते हैं कि मटेरियल उसमें क्या है, चांद पे क्या मटेरियल्स हैं, उसकी जांच होगी। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस बोलते हैं इसको। 2 टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है।
दोनों टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक तो मटेरियल के लिए है, जो एलिमेंट क्या है, एलिमेंटल पार्टिकल्स क्या है उसके बारे में, और उसकी फोटोग्राफ की, उसकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस बोलते हैं। इसमें दो जो सेंसर्स लगे हुए, एक है अल्फा स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, अनदर इज लेज़र ब्रेकिंग स्पेक्ट्रोग्राम। ये दो है इसमें। विक्रम में 4 हैं, उसमें से एक जो है वो मून की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जांच करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहे हैं, उसकी ट्रांसफ़र एक पॉइंट से और दूसरी पॉइंट में कैसे हो रही है, वो एक सेंसर जांच करेगी। सेकंड सेंसर जो है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी क्या, हमारे दर्शक अर्थक्वेक। ओके। तो लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, उस अर्थक्वेक को कितनी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, उसकी स्केल कितनी है, उसको नापेगा। तो एक थर्मोफिजिकल एक्टिविटी हो गई, मेजरमेंट्स, सिस्मिक एक्टिविटीज हो गई। चंद्रयान 3 का अभी मौजूदा लक्ष्य तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां रोवर चलाकर दिखाना है। रोवर और लैंडर चंद्रमा पर मौजूद खनिज तत्वों की जांच करेंगे, चांद की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाएंगे, साथ ही ये संभावना भी देखेंगे कि चांद पर कौन कौन से कीमती खनिज हैं। लेकिन चंद्रयान 3 की सबसे महत्वपूर्ण खोज होने जा रही है पानी की। चंद्रमा पर पानी होने के संकेत और तथ्य तो पहले भी मिले हैं। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने भी चंद्रमा पर पानी की खोज की थी, लेकिन 2020 में चीन के रोबोटिक चैंग्स 5 मिशन से बड़ी डिस्कवरी हुई थी। इस मिशन में चांद से मिट्टी धरती पर लाई गई थी, जिससे पता चला था कि चांद पर कांच के छोटे छोटे मोतियों के भीतर पानी के अणु मौजूद हैं, जो चंद्रमा की सतह पर सौर हवा की क्रिया के माध्यम से बनते हैं। चांद पर लगातार छोटे बड़े एस्ट्रॉइड्स की बमबारी होती रहती है, इन्हीं से कांच के छोटे छोटे मोती बन जाते हैं। चैंग्स 5 मिशन में करीब 1.7 किलोग्राम मिट्टी लाई गई थी, जिनमें से कांच के 32 मोती इकट्ठे किए गए, जो 10 से सैकड़ों माइक्रोमीटर चौड़े थे। भारत का चंद्रयान मिशन तो साउथ पोल पर उतर रहा है। वहां तो बताया जा रहा है कि सतह के नीचे बड़ी मात्रा में जमा हुआ पानी हो सकता है। चंद्रमा का जो वो हिस्सा है वो एक किस्म से प्रिस्टाइन फॉर्म में है, जिसका मतलब कि जब चंद्रमा बना उसके बाद से लेके जो है वहाँ की कंडीशंस में बहुत कम बदलाव हुआ है। तो वहाँ जो हमको पानी की हम जांच करेंगे और दूसरे पदार्थ की जांच करेंगे, वो एक किस्म से हमको वर्जिन मटेरियल के रूप में मिलेगा। तो वो हमारे लिए जो है वैल्यूएबल इसलिए है कि हम उसके ज़रिए जो है चंद्रमा के इतिहास में जो भी हमारे जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उनको हम ठीक से जो है जान पाएंगे। और वही बात जो है सौर मंडल के इतिहास के बारे में भी लागू होती है। तो वहाँ अभी तक कोई देश नहीं पहुँचा है और अब जो है हमारा लैंडर रोवर जो है वहाँ पहुँचने जा रहे हैं। 2 पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर पानी जो है वो मिट्टी में हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर पानी जो है वो सतह के नीचे अथाह भंडार भी हो सकते हैं बर्फ की तरीके से, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो ये चीज़ अभी एक्सप्लोर होनी बाकी है। मतलब एक हिंट मिला है हमें कि वहाँ पर पानी हो सकता है। कंफर्म आगे के जो एक्सप्लोरेशन है वो करेंगे। अब हमें अगर पानी मिलता है तो देखिए, अगर मैं एक बेस कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे इंसान भेजना चाहता हूँ और मुझे पानी मिल गया, तो मुझे एक तो पानी मिल गया, सबसे वाइटल रिसोर्स मिल गया। दूसरा पार्ट है मैं पानी को तोड़कर ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। तो जो बेसिक चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ पर सस्टेन करने के लिए और वहाँ से लॉन्च होने के लिए, मेरे को दोनों मिल जाएंगे। चांद का ये टेरेन बहुत टफ माना जाता है। यहाँ बहुत बड़े गड्ढे हैं, 10 से लेकर 50 किलोमीटर बड़े गड्ढे भी हैं, जिनकी तस्वीरें आज ही चंद्रयान 3 ने भेजी हैं। वैसे तो चांद पर लैंडिंग की कोशिशें 1960 के दशक से ही हो रही हैं। कई बार स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई, कई बार इंसान भी उतरे, चांद से मिट्टी और पत्थर लेकर धरती पर भी आए, और ये काम सिर्फ 3 देश कर पाए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन इन सब ने चांद के नॉर्थ पोल पर लैंडिंग की, क्योंकि साउथ के मुकाबले नॉर्थ पोल ज्यादा समतल है। लेकिन साउथ पोल तक कोई नहीं पहुंच पाया। रूस ने कोशिश की लेकिन फेल हो गया। अब भारत नई कोशिश कर रहा है। लैंड करते ही भारत इतिहास बना देगा। साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जहां रात का तापमान -238 डिग्री तक चला जाता है। इसीलिए इसरो ने अपने रोवर और लैंडर को इसी हिसाब से बनाया है, ताकि वो 14 दिनों तक ठीक से काम कर सके। क्योंकि इन 14 दिनों तक चंद्रमा के इस साइड में दिन रहेगा और लैंडर पर लगे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेंगे। लेकिन रात होने पर ठंड बढ़ने में इनका काम करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये रात वाले 14 दिन सरवाइव कर गए तो फिर रिसर्च के लिए
और ज्यादा समय मिल जाएगा। लाइफ स्पैन 14 दिन के लिए है। 1 lunar day is 14 अर्थ डेज। 14 दिन के बाद क्या होगा, लूनर नाइट में जो है टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, इट्स -200 ऑलमोस्ट टचेस। तो दिस हाई लाइकली दिस इक्विपमेंट जो है काम पे नहीं रहेगा। पर 14 दिन के बाद फिर लूनर डेज में हो सकते हैं कि इसमें बैटरी लाइफ स्टिल देयर एंड स्टिल इट विल बी एबल टू एक्टिवेट। सो दैट व्हाटएवर वी गेट दैट्स अ बोनस। लेकिन 14 दिन के लिए इसके लाइफ स्पैन है। तो भी इनके ऑब्जेक्टिव सेट करे गए हैं, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स इनको उन 14 डेज में ही पूरे करने हैं। क्योंकि एक बार वहाँ पर जब रात सेट इन हो गई तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए वहाँ पर इतनी सीवियर ठंड हो जाती है चांद पर जब रात होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका वापस जागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस पर अपन बात करें, एक और पहलू में ऐड करना चाहूँगा, लूना 25 वो तो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि लूना 25 जो है क्रैश लैंड कर गया, लेकिन लूना 25 की जो ड्यूरेशन थी वो 1 साल थी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी कंपेयर करें कि हम 14 डेज का ही मिशन इसलिए प्लान करें क्योंकि हमने हमारे इन जो लैंडर है, जो हमारा रोवर है, इनके अंदर हमने हीटिंग यूनिट नहीं यूज़ करी है, लेकिन लूना 25 के अंदर रोस्कोसमोस ने एक रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट यूज़ करी थी, जिससे वो ये कह रहे थे कि जब 14 दिन तक सूरज की रोशनी गिरेगी तब तो वो सारा काम करेंगे, जब वहाँ पर रात होगी और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो वो हीटिंग यूनिट इनको गर्म रखेगी। हमारे पास अभी वो फैसिलिटी नहीं है। तो मैं तो इधर ये कह रहा हूँ कि बहुत कम समय हमारे पास, सिर्फ 14 डेज है। तो उन 14 डेज में इनको अपने सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे फुलफिल करने हैं। ये तो वो मिशन है जो सीधे सीधे सामने दिख रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन से सबसे बड़ी खोज ये भी हो सकती है कि क्या भविष्य में चांद पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ये भले ही कथा कहानियों की बातें लगती हो, वहां लोग धरती की तरह तो नहीं रहेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में चांद पर एक मून स्टेशन बनाया जा सकता है, जैसा कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना हुआ है। भविष्य की योजना यह है कि चांद से ही दूसरे ग्रहों के लिए मिशन चलाए जाएं। यह कैसे संभव होगा, यह समझिए। चांद के आसपास ही एक मून स्टेशन बनेगा जो चांद के आसपास घूमता रहेगा। उसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे। उन्हें आगे किसी भी ग्रह की यात्रा करनी होगी तो वो यहीं से करेंगे। यहीं पर दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स के बेस कैंप बने होंगे। चांद से ये मिशन इसलिए आसान होंगे क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चांद की ग्रेविटी कम है। पृथ्वी के इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से दूसरे ग्रहों पर ज्यादा वजन वाले स्पेसक्राफ्ट नहीं जा सकते। इसकी तुलना में चांद पर ग्रेविटी 6 गुना कम है और चांद पर पृथ्वी की तरह कोई पर्यावरण भी नहीं है। इसलिए चांद से दूसरे ग्रहों के लिए मिशन लॉन्च करना ज्यादा आसान होगा। इसको ऐसे समझते हैं, धरती का जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी के अगेंस्ट जब अपना लॉन्च व्हीकल उठता है तो अर्थ की ग्रेविटी उस लॉन्च व्हीकल को अपनी साइड खींचती है। चांद की ग्रेविटी थोड़ी कम है, एक पार्ट। तो ये अपना लॉन्च व्हीकल है। जब इसको लिफ्ट ऑफ होना है तो इसके जब इंजन्स फायर होंगे ना तो इनको धरती की ग्रेविटी को हराना है, उसके चलते अर्थ की ग्रेविटी को। तो इसके ऊपर जो पेलोड लेके जाने की कैपेबिलिटी होती है वो उससे भी लिमिट हो जाती है, क्योंकि ये 6,40,000 किलो का होता है पूरा सेटअप, लेकिन ये 4,000 किलो तक ही लेके जा सकते हैं। यानी 6,40,000 किलो का एक लॉन्च व्हीकल सिर्फ 4,000 किलो ही लेके जाता है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी है, धरती का एटमॉस्फेयर। चांद पर ग्रेविटी कम है, चांद पर ग्रेविटी कम है और चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एयर ड्रैग वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम चांद से इंटरप्लैनेटरी मिशन की बात करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए हम मतलब प्लान क्या है ना, देखिए ये ग्लोबल स्केल पे काम होता है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसरो करेगा या सिर्फ नासा करेगा, ग्लोबल स्केल पे काम हो रहा है, जिसके अंदर ये प्लानिंग है कि चांद के चारों तरफ जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे एक मून स्टेशन बनेगा। चांद के चारों तरफ वो घूमता रहेगा, उसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। अगर उन्हें आगे की जर्नी करनी है, आप चांद पे जाइए, लिफ्ट ऑफ होगा, एक बेस कैंप बना हुआ है, इंटरप्लैनेटरी मिशन हुए, आप मंगल पे पहुंच गए, कोई रिसर्च वगैरह हुई, आप वापस आ गए। ये सारा काम अगर हम धरती से करते हैं तो वो थोड़ा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ज़्यादा है। वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी को हराने की और अर्थ के एटमॉस्फेयर को हराने की ये 2 बड़ी दिक्कत आती है। और इस मिशन में सबसे बड़ी मदद करेगा चांद पर पानी की खोज, क्योंकि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। यह भी संभव है कि मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे। चांद पर और भी बहुत सी कीमती धातुओं के होने की उम्मीद है। चांद पर सोना, प्लैटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम हो सकते हैं। यहां नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में है। चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी भी धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में काम आ सकती हैं।
तो कुल मिलाकर चंद्रयान की असली यात्रा लैंडिंग के बाद शुरू होगी, जब चांद के रहस्यों से पर्दा हटेगा। और चंद्रयान को लेकर पाकिस्तान में क्या कमेंट्री शुरू हुई है, यह आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।